अब डीसी पावर सप्लाईज में सबसे पहले हम ब्लॉक डायग्राम देखेंगे जिसमें 4 ब्लॉक्स हैं: ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, फिल्टर, वोल्टेज रेगुलेटर। अब मोस्ट ऑफ द चीपेस्ट और कन्वीनियंट पावर सप्लाई होता है एसी मेंस। इंडिया में 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज पावर सप्लाई होता है और ये जो होता है वो ये एसी होता है। बट जो डिवाइसेस होते हैं, मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस डीसी पे वर्क करते हैं। तो हमें इस एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करना है वो हम देखेंगे। उसके प्रोसेस में जो ब्लॉक्स आते हैं उसका आज इंट्रोडक्शन हम लेंगे। उसमें 4 ब्लॉक्स है ये। अब यहाँ पे देखो, एसी पावर सप्लाई हमें मिलता है, तो ये जो एसी है उसे हमें डीसी करना है। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो एसी आएगा उसे हम रिक्वायर्ड एसी में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर कभी स्टेप अप होता है, कभी स्टेप डाउन होता है। सो डिफरेंट रेंजेस के डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसफार्मर हम यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे रिक्वायर्ड जो रेंज है, रिक्वायर्ड वोल्टेज है, उसमें हमारा एसी सप्लाई कन्वर्ट हो जाता है। अब दूसरा होता है रेक्टिफायर, कन्वर्ट एसी इनटू द पल्सेटिंग डीसी। फ्लक्चुएटिंग आउटपुट होता है यहाँ पे, यानी कि ये जो एसी है उसे यहाँ पे डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है रेक्टिफायर यूज़ करके। सो ध्यान में रखना है, रेक्टिफायर का फंक्शन क्या है? एसी टू डीसी। बट यहाँ पे जो एसी टू डीसी कन्वर्ट होता है वो पल्सेटिंग आउटपुट होता है। अब हमें पता है डीसी के कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन आउटपुट होता है, बट यहाँ पे पल्सेटिंग मिलता है। तो रेक्टिफायर का काम इतना ही है कि वो एसी टू डीसी कर देता है। फिर कभी कभी वो कंटिन्यूअस होता है, कभी कभी डिसकंटिन्यूअस होता है। ये जो ऊपर वाली वेवफॉर्म है वो है फुल वेव रेक्टिफायर और ये है हाफ वेव रेक्टिफायर। अब देखो यहाँ पे रेक्टिफायर के बाद आता है फिल्टर। इट फिल्टर आउट अनवांटेड कंपोनेंट्स, स्मूथनिंग आउट एसी वेरिएशन। यानी कि यहाँ पे जो अब हमें पल्सेटिंग डीसी सप्लाई मिला है, पल्सेटिंग डीसी वेवफॉर्म मिली है, उसमें का जो अनवांटेड एसी कंपोनेंट है वो रिमूव करने के लिए हम फिल्टर यूज़ करते हैं। अब नाम से ही पता चलता है कि वो अनवांटेड जो चीज़ें हैं वो रिमूव कर देता है, यानी कि फ़िल्टर आउट कर देता है। सो यहाँ से यहाँ फिर ऐसी वेवफॉर्म मिलेगी जो कि थोड़ी बहुत पल्सेटिंग होगी बट ऑलमोस्ट डीसी स्ट्रेट लाइन होगी। उसके बाद आता है वोल्टेज रेगुलेटर। अ वोल्टेज रेगुलेटर इज नेसेसरी टू मेंटेन अ कांस्टेंट आउटपुट डीसी वोल्टेज बाय प्रोवाइडिंग लाइन रेगुलेशन एंड लोड रेगुलेशन। यानी कि अब यहाँ पे जो डीसी कन्वर्ट हो गया है उसे कांस्टेंट एक सप्लाई के लिए हम वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो डीसी है उसकी वैल्यूज चेंज होती रहेंगी क्योंकि ये एसी टू डीसी किया है, बट हमारे जो डिवाइसेस है उसकी रेंज एक कंफर्म होती है कि अगर किसी डिवाइस को 15 वोल्ट चाहिए तो उसको कंटिन्यूस 15 वोल्ट ही लगेगा। तो वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करके हम ये जो वेवफॉर्म है उसको 15 वोल्ट पे सेट करेंगे तो यहाँ से सिर्फ 15 वोल्ट की डीसी आउटपुट वोल्टेज ही मिलेंगी। इस तरह से ये पूरा जो ब्लॉक है वो वर्क करता है और हमें एसी टू डीसी आउटपुट मिलता है। रेक्टिफायर क्या होता है? कन्वर्टिंग बाई डायरेक्शनल एसी वोल्टेज इनटू यूनिडायरेक्शनल डीसी वोल्टेज, यानी कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। रेक्टिफायर के जो सर्किट का कॉमन नेम है वो है बैटरी एलिमिनेटर। अब रेक्टिफायर जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। किसी किसी बुक में हाफ वेव और फुल वेव ऐसे 2 टाइप्स दिए हैं और फिर फुल वेव के सब टाइप्स है जो कि है सेंटर टैप्ड और ब्रिज फुल वेव। सबसे पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर स्टार्ट करेंगे। अब हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? नाम से ही पता चलता है कि वो हाफ वेव के लिए कुछ करता होगा, यानी कि हाफ वेव को एसी टू डीसी करता है। सिंपल एंड लो कॉस्ट सर्किट, यानी कि ये जो हाफ वेव का सर्किट है वो बहुत ही सिंपल और लो कॉस्ट है।
यूज्ड वेयर हाई क्वालिटी डीसी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जहाँ पे हमें बहुत अच्छा डीसी वोल्टेज नहीं लगता है, थोड़ा बहुत चल जाएगा, ऐसे जगह पे हम इस हाफ वेव रेक्टिफायर को यूज़ करते हैं। उसमें नाइट लैम्प, रेडियो सर्किट ऐसे डिवाइसेस आते हैं। अब हाफ वेव रेक्टिफायर का ये सर्किट है जिसमें एक डायोड है, रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस। तो ये डायोड और ये लोड रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं और ये लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम आउटपुट लेते हैं। ये है प्राइमरी वाइंडिंग और ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये जो यहाँ पे वोल्टेज होता है वो होता है V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। अब VM क्या है? तो पीक वैल्यू ऑफ द AC वेव फॉर्म, यानी कि ये जो AC वेव फॉर्म है उसकी जो पीक वैल्यू होंगी वो होती है VM, और ये है इसकी वेव फॉर्म्स। अब ये इनपुट में हम पूरी AC वेव फॉर्म देंगे, बट आउटपुट में हमें DC चाहिए, तो DC कैसे आती है? तो ये ऐसे आती है, यानी कि आउटपुट में सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल दिखेंगे, निगेटिव नहीं दिखेंगे। अब ये क्यों होता है वो हम आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर का वर्किंग। अब अभी हमने देखा था एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है और एक निगेटिव होती है, यानी कि जो AC इनपुट का ऊपर वाला पार्ट है उसे बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल और नीचे वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं निगेटिव। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम क्या होगा? पॉजिटिव मतलब अब ये वाली, तो इस हाफ साइकिल के टाइम में क्या होगा? जो A होता है, अब ये जो रेक्टिफायर का सर्किट है इसमें ये है A और ये है B। तो ये जो A पॉइंट है, A पॉइंट के यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज होता है और B पॉइंट को निगेटिव होता है। अब ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, यानी कि डायोड का ये साइड ये होता है एनोड, ये होता है कैथोड। तो इस साइड में होता है पॉजिटिव और ये कैथोड है जो कि निगेटिव है। डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में होगा, यानी कि इस टाइम पे वो क्लोज्ड स्विच जैसा वर्क करेगा। क्लोज मतलब यहाँ से अब करंट पास हो सकता है। करंट जो है वो A टर्मिनल से, यानी कि यहाँ से निकलेगा, यहाँ से जाएगा, फिर डायोड से जाएगा, फिर लोड से जाएगा और फिर B से जाएगा, यानी कि इस साइड से ऐसे करंट फ्लो होगा इसमें। इस तरह से हमें आउटपुट में यानी कि RL में पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल जाएंगी। जो यहाँ पे हमने वोल्टेज दिया है वही आउटपुट में मिलेगा। अब निगेटिव हाफ साइकिल के टाइम क्या होगा? यह है निगेटिव हाफ साइकिल। तो निगेटिव हाफ साइकिल में अब ये उल्टी हो गई है, तो जो ये टर्मिनल से वो भी रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि B जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और A है वो निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे डायोड को यहाँ से निगेटिव जा रहा है और यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल है, तो डायोड जो है वो उल्टा हो गया, यानी कि रिवर्स बायस में चला गया। तो रिवर्स बायस में डायोड वर्क नहीं करता है, यानी कि ये जो है वो ओपन सर्किट जैसे वर्क करने लगा, यहाँ से करंट ही पास नहीं होगा। अब डायोड जो है वो यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, वो एक ही डायरेक्शन से करंट पास करता है, तो डायोड जो है वो ब्लॉक हो गया और ओपन सर्किट जैसे वर्क करने लगा। यहाँ से करंट ही पास नहीं होगा, तो हमें आउटपुट में RL के यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा, ज़ीरो वोल्टेज होगा। इसीलिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आ जाएंगी जो कि 0 वोल्ट की होंगी। जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल को आउटपुट में लेता है, बट निगेटिव हाफ साइकिल को रेक्टिफाई कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। डायोड विल कंडक्ट ओनली एट पॉजिटिव हाफ साइकिल and rectifies negative half cycle, so it is known as half wave rectifier। इस तरह से हाफ वेव रेक्टिफायर वर्क करता है। What is center tapped full wave rectifier? अब ये सेंटर टैप्ड क्या है? तो to utilize negative half cycle, one more diode is connected with special type of transformer
कॉल्ड एज सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। यानी कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसमें सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल का हमें आउटपुट मिल रहा था और निगेटिव हाफ साइकिल में डायोड ब्लॉक हो जाता है और कुछ भी आउटपुट नहीं मिलता है। तो वो जो निगेटिव हाफ साइकिल वेस्ट हो रही थी उसका यूज़ करने के लिए ये सेंटर टैप टाइप का ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे यूज़ किया है। उससे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हाफ साइकिल से हमें आउटपुट मिलता है। अब यहाँ पे D1 D2 दो डायोड्स यूज़ किया है और सेंटर टैप यानी कि जो ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी है उसे दो पार्ट में डिवाइड किया है और उसे C पॉइंट दिया है। ये A, ये B और ये C। तो जो हमारा आउटपुट होगा वो डायोड अल्टरनेटली कंडक्ट करेगा और आउटपुट में देगा। बट कैसे होता है कि एक हाफ साइकिल को AC यानी कि ये दो पॉइंट्स के बीच में से आउटपुट मिलता है, दूसरे हाफ साइकिल को CB ये दो पॉइंट्स के बीच में से आउटपुट मिलता है। सो डायोड जो है वो अल्टरनेट कंडक्ट करता है और आउटपुट देता है। अब इसकी वर्किंग देखेंगे। तो फर्स्ट देखेंगे व्हाट इज़ पॉजिटिव हाफ साइकिल और उसमें क्या होता है। तो ये जो पूरी साइकिल का ये फर्स्ट हाफ पार्ट है जो कि पॉजिटिव साइड में आता है वो होती है पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो इसमें क्या होता है, A पॉजिटिव होता है और B निगेटिव होता है। यानी कि करंट इस साइड से पास होता है तो ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। और D1 जो डायोड है, अब ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो ये साइड निगेटिव। तो ये जो डायोड है वो कंडक्ट करता है तो करंट इस साइड से ऐसे फ्लो होता है। तो इसमें क्या होता है, करंट फ्लो होने की डायरेक्शन यानी कि पूरा पाथ क्या होता है, D1 फिर यहाँ पे RL से फ्लो होगा और फिर C को आएगा। यानी कि ये जो बाहर वाला पार्ट है इस साइड से ऐसे करंट फ्लो होता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो D2 और ये जो B पॉइंट है उसका कुछ इसमें रोल ही नहीं होता है और जो हम आउटपुट लेते हैं वो RL के अक्रॉस लेते हैं। तो यहाँ से जो करंट ऐसे फ्लो होगा तो RL के अक्रॉस हमें V0 आउटपुट मिलेगा जो कि एक पल्सेटिंग DC होगा। इनपुट आउटपुट सेम हो जाता है। अब निगेटिव हाफ साइकिल, तो ये जो सेकेंड पार्ट है पूरी साइकिल का वो है निगेटिव हाफ साइकिल। निगेटिव हाफ साइकिल में रिवर्स हो जाती है पोलैरिटी, B पॉइंट जो है वो पॉजिटिव होता है, A पॉइंट निगेटिव होता है। तो करंट कैसे फ्लो होगा, अब करंट के लिए ये जो डायोड है ये अब ये साइड पॉजिटिव हो जाएंगी, ये निगेटिव हो जाएंगी। ये डायोड इसमें कुछ भी रोल नहीं करता है। करंट ये D2 से यानी कि B से जाएगा, D2 से जाएगा, फिर ये RL से जाएगा और C को, यानी कि ये ऐसा फ्लो होगा। इस तरह से करंट ऐसे फ्लो होता है। फर्स्ट साइकिल में इस तरह से फ्लो होता है, सेकेंड में इस तरह से। तो हमें फिर से RL के अक्रॉस आउटपुट मिलता है जो कि सेम होता है, पल्सेटिंग DC ही होता है बट हमें पॉजिटिव साइड को मिलता है। यानी कि इस तरह से पल्सेटिंग DC आउटपुट मिलेगा। फर्स्ट के लिए D1 कंडक्ट करता है, फिर D2, फिर से D1, फिर से D2, ये साइकिल कंटिन्यू होते रहती है। इस तरह से ये सेंटर टैप्ड फुल वेव ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है और हमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइकिल में आउटपुट मिलता है बट वो पल्सेटिंग DC होता है। एडवांटेजेस, इसमें हमें मोर DC वोल्टेज देन हाफ वेव, यानी कि जो DC वोल्टेज DC आउटपुट है वो हमें ज़्यादा मिलता है। हाफ वेव में सिर्फ एक ही हाफ साइकिल का मिलता है, यहाँ पे पूरी साइकिल का मिलता है। द रिपल फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड बिकॉज 2 cycles are developed. It is 50 Hz AC for full wave rectifier. Then ripple frequency is 100 Hz. और यहाँ पे जो रिपल फैक्टर होता है वो 0.48 होता है। Only 2 diodes are required. अब यहाँ पे 2 डायोड्स लगते हैं बट एज कम्पेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर यहाँ पे एक डायोड एक्स्ट्रा है पर वो निग्लिजिबल है क्योंकि हमें यहाँ पे पूरी जो साइकिल है उसका पूरा आउटपुट मिलता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, तो सेंटर टाइप ट्रांसफॉर्मर इज नेसेसरी विच इंक्रीजेस द कॉस्ट। अब यहाँ पे हमने पूरा आउटपुट लेना है यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल का आउटपुट लेना है, इसीलिए
सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर यूज किया है, बट वो जैसे जैसे हम बड़े वोल्टेजेस के लिए जाएंगे तो उसकी कॉस्ट वैसे ही इंक्रीज होती जाएंगी, क्योंकि हमें वाइंडिंग्स जो है वो बढ़ानी पड़ती है। पी आई वी इज इक्वल टू 2 VP। पी आई वी क्या, पीक इनवर्स वोल्टेज इज इक्वल टू 2 times VP, सो कॉस्ट ऑफ डायोड इज मोर। अब जैसे जैसे VP बढ़ेगा, PI भी बढ़ेगा, तो हमें डायोड्स की भी रेंज बढ़ानी पड़ेगी, और डायोड की जैसे जैसे रेंज बढ़ेगी वैसे वो ज़्यादा कॉस्टली होते जाएंगे। रिपल प्रेजेंट इन द आउटपुट, दैट इज आउटपुट इज पल्सेटिंग DC। जैसे कि पहले ही मैंने बोला था कि हमें यहाँ पे DC पूरे साइकिल का आउटपुट मिलता है, बट वो पल्सेटिंग में होता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर के। व्हाट इज ब्रिज रेक्टिफायर और उसका सर्किट कैसे होता है? तो ये जो सर्किट है वो वेरी पॉपुलर सर्किट है। इसमें हमें जो आउटपुट मिलता है वो फुल वेव DC होता है, यानी कि हम जितना AC में देंगे वो पूरे वेव का हमें आउटपुट DC में मिलेगा। यह है ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट। इसमें 4 डायोड्स लगाए हैं, 2 ऐसे है, 2 इस डायरेक्शन में है। प्राइमरी और सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर, ये RL लोड है जहाँ से हम हमारा आउटपुट वोल्टेज वोल्टमीटर के ज़रिए मेजर करेंगे। अब ये जो हमारी इनपुट वेव है, ये है पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये है निगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव निगेटिव। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, ए जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बी होता है निगेटिव, यानी कि ये जो ए पॉइंट है ये पॉजिटिव हो जाएगा फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, और ये जो बी पॉइंट है वो निगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से अब इसमें क्या होता है, जो डायोड D1 है और D3 है, ये दोनों डायोड्स फॉरवर्ड बायस में वर्क करेंगे और D2 D4 रिवर्स बायस में होंगे, यानी कि ये दोनों डायोड ब्लॉक हो जाएंगे जब पॉजिटिव हाफ साइकिल इधर से जाएंगी। तो ये दोनों डायोड सिर्फ वर्क कर रहे हैं, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है। तो अब ये करंट की फ्लो की डायरेक्शन कैसी होंगी? सबसे पहले करंट इधर से आएगा, ए में जाएगा, ए से D1 में जाएगा, फिर RL में, फिर L से आएगा D3 में जाएगा, और फिर यहाँ पे B में जाएगा, यानी कि इस तरह से आके यहाँ से ऐसे घूमेगा। इस तरह से हमें आउटपुट मिलेगा जो कि हम RL के अक्रॉस लेंगे, तो वो होगा ये, यानी कि वो पॉजिटिव होगा, DC होगा, बट पल्सेटिंग DC होगा। अब यहाँ पे D1 D3 लिखा है क्योंकि ये D1 D3 डायोड के टाइम हमें ये आउटपुट मिला है। अब है निगेटिव हाफ साइकिल, तो पोलैरिटी जो है रिवर्स हो जाएंगी, B पॉजिटिव है A निगेटिव है। अब इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले ये जो D4 D2 है ये दोनों कंडक्ट करेंगे और ये दोनों ब्लॉक हो जाएंगे। अब इसमें करंट कैसे फ्लो होगा, तो B से जाएगा, फिर D2 से जाएगा, फिर RL से जाएगा, फिर ऐसे आके D4 से जाएगा और यहाँ से निकलेगा। इस तरह से करंट फ्लो होगा, और हमें निगेटिव हाफ साइकिल में भी पल्सेटिंग DC आउटपुट मिलेगा जो कि D2 और D4 डायोड से मिला है। ये साइकिल कंटिन्यू होती जाएंगी, पहले हमें D1 D3 से मिलेगा, फिर D2 D4 से, फिर से D1 D3 D2 D4। इस तरह से हमें पल्सेटिंग DC आउटपुट मिलेगा ये ब्रिज रेक्टिफायर के मदद से। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है, वो हम देखेंगे। अब एडवांटेजेस क्या है, मोर DC आउटपुट वोल्टेज, यानी कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर में DC आउटपुट वोल्टेज मिल रहा था उससे डबल यहाँ पे मिलता है, जो कि है 2 VP/π। रिपल इज लेस बिकॉज रिपल फ्रीक्वेंसी इज 2F इनपुट इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज। यहाँ पे जो रिपल है, यानी कि जो पल्सेटिंग आउटपुट है उसमें जो रिपल होते हैं वो कम मिलेंगे, लेस होंगे, और यहाँ पे जो रिपल फ्रीक्वेंसी है वो 100 हर्ट्ज होती है और रिपल फैक्टर होता है 0.48। सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट मीन्स लो कॉस्ट ऑफ अ ट्रांसफार्मर। यहाँ पे हमने सादा वाला ट्रांसफार्मर ही यूज़ किया है। लास्ट वीडियो में हमने सेंटर टैप ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर कैसे वर्क करता है वो देखा था, तो उसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियसली
इस जो रेक्टिफायर है, ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है, इसकी कॉस्ट कम होगी। पीक इन्वर्स वोल्टेज इज वीपी, यानी कि पीक इन्वर्स वोल्टेज इज इक्वल टू वीपी है बिकॉज मैक्सिमम सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज वीपी। In this rectifier, peak inverse voltage appears across two diodes. अब डिसएडवांटेजेस क्या है, तो यहाँ पे 4 डायोड्स लगते हैं, बट 4 डायोड्स अगर लगते हैं तो भी यहाँ पे जो रिपल है वो लेस होता है, आउटपुट भी हमें अच्छा खासा और डबल मिलता है। तो ये ड्रॉबैक है, बट हम इसे कंसिडर नहीं करते हैं, निग्लिजिबल है ये। फॉर ईच हाफ साइकिल 2 डायोड्स आर कंडक्टिंग विच ड्रॉप्स आउटपुट वोल्टेज बाय 1.4 वोल्ट। अब हर एक हाफ साइकिल में 2 डायोड्स कंडक्ट करते हैं। अब एक डायोड का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 0.7 वोल्ट होता है, तो 2 डायोड्स का हो गया 1.4 वोल्ट। इट रिड्यूसेस आउटपुट बाय 1.4 वोल्ट। ये जो डायोड का जो वोल्टेज ड्रॉप है उसकी वजह से उतना वोल्टेज जो फाइनल जो वोल्टेज होता है उसमें से कम हो जाता है। सो दिस रेक्टिफायर कांट बी यूज्ड इन वेरी लो वोल्टेज पावर सप्लाई। अब इतना वोल्टेज ड्रॉप जो 1.4 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप है वो जो मेन हमारा आउटपुट है उसमें से कम हो जाता है। तो अगर हम कम वोल्टेजेस के लिए ये रेक्टिफायर यूज़ करेंगे तो ये इतना माइनस करके फिर से बहुत ही कम आउटपुट मिलेगा। इसीलिए जो लो वोल्टेज पावर सप्लाई होते हैं उसमें ये रेक्टिफायर यूज़ नहीं करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर का कंपैरिजन। सबसे पहले ये है तीनों की डायग्राम्स, जो बेसिक सर्किट डायग्राम है। इसमें से हमें इसका डिफरेंस पता चल जाता है। हाफ वेव में हमने एक डायोड यूज़ किया है, फुल वेव में 2 और ब्रिज में 4। सेकेंड कॉलम में वेव फॉर्म है, जो कि फर्स्ट है इनपुट वेव फॉर्म, उसके नीचे करंट वेव फॉर्म और आउटपुट वेव फॉर्म। हाफ वेव में सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल का आउटपुट मिलता है, फुल वेव में दोनों ही हाफ साइकिल का यानी कि पॉजिटिव निगेटिव में हमें आउटपुट मिलता है। थर्ड कॉलम है जिसमें नंबर ऑफ डायोड्स, वो अभी मैंने बताया था कि हाफ वेव में हमने एक डायोड यूज़ किया है जो कि हमें सर्किट से पता चल जाता है, फुल वेव में 2 और फुल वेव ब्रिज में 4। पीक आउटपुट वोल्टेज, हाफ वेव का पीक आउटपुट वोल्टेज है Vm यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज। सेंटर टैप्ड का है Vm और ब्रिज का भी है Vm, यानी कि ये तीनों में सेम है। एवरेज वोल्टेज यानी कि VDC, तो हाफ वेव के लिए वो है 0.318 Vm और सेंटर टैप ब्रिज के लिए यानी कि ये दोनों जो बचे हुए हैं उनके लिए है 0.636 Vm। डीसी डायोड करंट, हाफ वेव के लिए है IDC, सेंटर टैप के लिए है 0.5 IDC और ब्रिज के लिए भी है 0.5 IDC। पीक इन्वर्स वोल्टेज, हाफ वेव के लिए है Vm, सेंटर टैप के लिए है 2 Vm और ब्रिज के लिए है Vm। रिपल फ्रीक्वेंसी, वो है हाफ वेव के लिए F इनपुट यानी कि इनपुट फ्रीक्वेंसी, सेंटर टैप के लिए है 2 इंटू F इनपुट और ब्रिज के लिए भी है 2 इंटू F इनपुट। मैक्सिमम इफिशियंसी, हाफ वेव के लिए है 40.6%, सेंटर टैप के लिए है 81.2% और ब्रिज के लिए है 81.2%। रिपल फैक्टर हाफ वेव का है 1.21, सेंटर टैप का है 0.482 और ब्रिज का है 0.482। ये था कंपैरिजन टेबल ऑफ दिस 3 रेक्टिफायर्स। लास्टली हमने पढ़ा था व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स। पावर सप्लाई के जो ब्लॉक डायग्राम है उसमें रेक्टिफायर के बाद लगता है फिल्टर। फिल्टर यानी कि नाम से ही पता चलता है ये किसी चीज़ को फिल्टर करता होगा। तो जो रेक्टिफायर का आउटपुट था वो था पल्सेटिंग डीसी। डीसी आउटपुट तो हमें मिल जाता है रेक्टिफायर से, बट वो पल्सेटिंग होता है, उसमें कुछ एसी कंपोनेंट होते हैं, कुछ अनवांटेड चीज़ें, अनवांटेड कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें रिमूव करने होते हैं, और एक
स्ट्रेट लाइन डीसी आउटपुट हमें चाहिए होता है। जो रेक्टिफायर का आउटपुट होता है वो कुछ इस तरह से होता है, बट हमें रिक्वायर्ड आउटपुट होता है वो ऐसा स्ट्रेट लाइन चाहिए होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन लाने के लिए हम फिल्टर्स का यूज़ करते हैं। Output of a rectifier is pulsating DC and not smooth or steady. This should be converted into the smooth DC. Output of rectifier contains many components of different frequencies, so these are eliminated by using filters. So जो अलग अलग कंपोनेंट है वो फिल्टर कर देता है यूजिंग दिस फिल्टर। तो फिल्टर सर्किट यूज टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ रिपल, और ये जो फिल्टर हम जब यूज़ करेंगे तब हमें ऐसे स्ट्रेट लाइन डीसी आउटपुट मिलेगा। तो डिफरेंट टाइप्स के फिल्टर्स हमें अब स्टडी करने हैं। उसमें है कैपेसिटर फिल्टर, इंडक्टर फिल्टर, एलसी फिल्टर, आरसी फिल्टर। एलसी फिल्टर को पाई टाइप और एल टाइप फिल्टर भी बोलते हैं। कैपेसिटर फिल्टर, अब नाम से ही पता चलता है कि कैपेसिटर फिल्टर में कैपेसिटर यूज किया है। इस फिल्टर को शंट कैपेसिटर फिल्टर भी बोलते हैं, क्योंकि जो कैपेसिटर है वो लोड रेजिस्टेंस को पैरेलल में यानी कि शंट में कनेक्टेड है। ये हमारी रेक्टिफायर की आउटपुट वेवफॉर्म है जो कि पल्सेटिंग डीसी है। पल्सेटिंग डीसी में से हमें रिपल जो है, जो अनवांटेड कंपोनेंट है, वो रिमूव करके हमें स्टेडी स्टेट डीसी लाना है। उस चीज़ के लिए हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं। ये यहाँ पे कैपेसिटर हमने यूज़ किया है। तो सबसे पहले कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टी होती है वो देखेंगे कि कैपेसिटर की टेंडेंसी है वो जब तक पीक वोल्टेज आएगा तब तक वो चार्ज करेगा, यानी कि अपने आप में चार्ज लेते रहेगा और फिर बाद में वो चार्ज रिलीज करेगा। अब जब 0 से लेके Vm तक जाएगा वोल्टेज, तब तक जो कैपेसिटर है वो चार्ज होते रहेगा और Vm से पाई तक वो रिलीज करते रहेगा। तो जब तक 0 से Vm है तब A to B आउटपुट मिलेगा, यानी कि ये लाइन मिलेगी, और जैसे ही रिलीज करने लगेगा तो लाइन फिर से नीचे आने लगेगी, यानी कि B to C मिलेगी, फिर से C to D, क्योंकि वो चार्ज हो रहा है। ये साइकिल कंटिन्यू होती रहेंगी। इस तरह से जो DC कंपोनेंट है, जो पल्सेटिंग DC कंपोनेंट है, उसमें से जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो निकल जाएंगी और हमें इस तरह से लाइन मिलेंगी। ये हो गया इस फिल्टर का आउटपुट। अब यहाँ पे रेट ऑफ डिस्चार्ज डिपेंड्स ऑन आरसी टाइम कांस्टेंट, T इज इक्वल टू RL इंटू सी। इस तरह से हम रेट ऑफ डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो डिस्चार्जिंग प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो होती है, और इन प्रैक्टिस द कैपेसिटर इज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टाइप, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट टाइप का कैपेसिटर हम यूज करते हैं। रिपल डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग C और RL और बोथ। जैसे कि हम RL और C की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, बड़ी रेटिंग का हम यूज़ करेंगे, वैसे ही जो रिपल है, जो रेक्टिफायर का जो आउटपुट है उसमें जो रिपल कंपोनेंट है वो कम कम होते जाएंगे और मोर क्लीन आउटपुट हमें मिलेगा। When the circuit is charging, the initial charging current is large. जब सर्किट चार्ज होता है तब इनिशियल चार्जिंग करंट जो है वो लार्ज होता है, बड़ा होता है, और उसे सर्ज करंट कहा जाता है। यह है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला, जो कि है XC इज इक्वल टू 1/2πfc। 1/2πf, 2πf को हम ओमेगा भी लिखते हैं, या इसीलिए 1/ωc। सो इसमें से हमें पता चलता है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएंगी XC कम होता जाएगा, कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ती जाएंगी, XC कम होता जाएगा। इस रिलेशन को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। To avoid the damage due to the surge current, the capacitor should be selected that will produce maximum ripple of about 10% of DC load voltage. यानी कि इनिशियल करंट जो होता है वो बहुत ही लार्ज होता है, उससे डैमेज हो सकता है, तो इस वजह से वो डैमेज ना हो, इसीलिए कैपेसिटर शुड बी सिलेक्टेड दैट विल प्रोड्यूस मैक्सिमम रिपल of about 10% of a DC load voltage.
10% डीसी लोड वोल्टेज का रिपल प्रोड्यूस कर सके इतना ही कैपेसिटर की रेटिंग हम यूज करते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? दिस सिंपल कंडेंसर फिल्टर रिड्यूसेस द परसेंट रिपल फ्रॉम 48% to 5%. This filter is suitable for low current and high voltage circuit, low cost and small size. लो करंट और हाई वोल्टेज के सर्किट के लिए यूज किया जाता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और डिसएडवांटेजेस क्या है? तो नॉट सुटेबल फॉर हेवी लोड करंट बिकॉज रिपल इंक्रीजेस फॉर हेवी लोड करंट। अभी हमने देखा रिपल इंक्रीज हो गई तो कैपेसिटर डैमेज हो सकता है, इसीलिए हेवी लोड करंट के लिए ये यूज नहीं होता है। इंडक्टर फिल्टर यानी कि इंडक्टर यूज किया है, इसे सीरीज इंडक्टर फिल्टर या फिर चोक फिल्टर भी कहा जाता है। इंडक्टर इज नॉर्मली कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेक्टिफायर, इसीलिए सीरीज इंडक्टर फिल्टर। ये देखो यहाँ पे L और RL ये सीरीज में कनेक्टेड है। इंडक्टिव रिएक्टेंस कैसे देते हैं? तो XL इज इक्वल टू 2πfL इज इक्वल टू ω/L, यानी कि जैसे ही XL इंक्रीज होगा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। इंडक्टर की वैल्यू अगर हमने इंक्रीज की XL बड़ा हो जाएगा। सो ये जो XL है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी L ओमेगा। तो अगर ये इंक्रीज हो गया तो ये भी कंपोनेंट्स इंक्रीज होंगे, या फिर ये हमने इंक्रीज किया इसकी वैल्यू बढ़ा दी तो XL भी इंक्रीज होगा। सो अब ये जो रेक्टिफायर है इसमें हमने इंडक्टर यूज किया है जो कि सीरीज में है। तो इंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है? तो इंडक्टर जो है वो AC कंपोनेंट को ब्लॉक करता है और DC कंपोनेंट पास करता है। इसी वजह से हमने इंडक्टर यूज किया है, क्योंकि हमें जो रेक्टिफायर से पल्सेटिंग DC आउटपुट मिला था उसमें से हमें जो भी अनवांटेड कंपोनेंट है, जो भी बचे कुचे AC कंपोनेंट है उसको रिमूव करना है और एक स्टेडी स्टेट DC लाना है। ये इसकी वेवफॉर्म है। ये है हमारा AC इनपुट जो कि हमें रेक्टिफायर से मिला है। ये ऐसा DC आउटपुट हमें मिलेगा जो कि ऑलमोस्ट एक लाइन है, स्टेडी स्टेट लाइन। When current increases above its average value, the choke store the energy in the form of magnetic field. यानी कि जो करंट है वो उसके एवरेज वैल्यू से ऊपर जाएगा। ये इसकी एवरेज वैल्यू है, यहाँ पे देख सकते हो। यही वेवफॉर्म मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखाई है। तो ये जो इसकी एवरेज वैल्यू है इसके ऊपर, यानी कि ये लाइन के यहाँ से जब ये करंट पास होने लगेगा तब ये जो इंडक्टर है वो एनर्जी स्टोर करने लगेगा अपने आप में इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जैसे ही करंट डिक्रीज होने लगेगा तब वो रिलीज करेगा वो एनर्जी को, और उसी वजह से हमें आउटपुट मिलता है। When RL decreases, L increases और रिपल फैक्टर डिक्रीजेस, यानी कि जैसे ही RL की वैल्यू कम होती है और हम इंडक्टर की रेटिंग बढ़ाते हैं तो रिपल फैक्टर डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि इंडक्टर जो है वो AC को ब्लॉक कर देता है। अब इसके भी कुछ एडवांटेजेस है और कुछ डिसएडवांटेजेस है। परसेंट रिपल इज मिनिमाइज्ड फॉर हेवी फ्लो लोड करंट, जो कि बड़े बड़े जो हेवी लोड करंट है उसमें रिपल फैक्टर जो है, रिपल जो है वो कम हो जाते हैं। कैपेसिटर फिल्टर जो है वो हेवी लोड करंट के लिए यूज़ नहीं होता है, बट ये जो फिल्टर है वो हेवी लोड करंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। द आउटपुट ऑफ अ फिल्टर इज ऑलमोस्ट स्मूथ DC, ये हमने यहाँ पे देखा। डिसएडवांटेजेस: द सर्किट इज नॉट सुटेबल फॉर high voltage output and low value of a load current. Size of inductor is too big. Cost of inductor is also high. यानी कि जैसे ही इंडक्टर की रेटिंग बढ़ेंगी कॉस्ट बढ़ेंगी और साइज भी बढ़ती जाएंगी, तो उसे हमें एक जगह पे रखने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम आएगा। असेंबली ऑन सर्किट बोर्ड इज डिफ़िकल्ट, असेंबली भी ये डिफ़िकल्ट है, और ये जो इंडक्टर है वो हम हाफ वेव रेक्टिफायर में यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस तरह से ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, बट मेन बात हमें यहाँ पे याद रखनी है
कि इंडक्टर AC को ब्लॉक करता है और DC को पास करता है, इसीलिए हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टेडी स्टेट DC आउटपुट मिलता है। ये था इंडक्टर फिल्टर का वर्किंग। LC फिल्टर, L सेक्शन फिल्टर और चोक इनपुट फिल्टर। अब हमने L फिल्टर और C फिल्टर देखे थे। उसमें इंडक्टर और कैपेसिटर इंडिविजुअली कनेक्टेड थे। यहाँ पे हम LC का कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं। जब भी हमें रेक्टिफायर से आउटपुट मिलता है वो पल्सेटिंग कंपोनेंट होता है, उसमें कुछ AC कंपोनेंट होते हैं, वो रिमूव करने के लिए हम फिल्टर यूज़ करते हैं। इस रेक्टिफायर को यहाँ पे L और C जो कनेक्टेड है वो L शेप में है, इसीलिए इसे L सेक्शन फिल्टर भी कहा जाता है। और जो इनपुट मिल रहा है वो इंडक्टर के थ्रू मिल रहा है। इंडक्टर को चोक कहा जाता है, इसीलिए इसे चोक इनपुट फिल्टर भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, द चोक L इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर एंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द लोड। यहाँ पे इंडक्टर जो है वो लोड को सीरीज में कनेक्टेड है और कैपेसिटर लोड को पैरेलल में कनेक्टेड है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस हमने लास्ट वीडियोस में देखे हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला है Xc इज इक्वल टू 1/2πfc। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। और इंडक्टिव रिएक्टेंस है XL इज इक्वल टू 2πfl, यानी कि XL इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। अकॉर्डिंग टू दिस टू टर्म्स गेट वेरिड। अब इसके वर्किंग में क्या होता है, when this filter is connected between rectifier and load, the choke inductance L of a small DC resistance offers high reactance to the AC component and a small resistance to the DC component. अब यहाँ पे जो ये इंडक्टर और कैपेसिटर कनेक्टेड है, जो कि एक फिल्टर है, वो AC कंपोनेंट के लिए हाई रेजिस्टेंस दिखाते हैं और DC कंपोनेंट के लिए लो। इसी वजह से इस इंडक्टर में से AC कंपोनेंट ब्लॉक होता है और DC कंपोनेंट पास हो जाता है। द कैपेसिटर C ऑफर्स हाई रिएक्टेंस टू द DC एंड लो रिएक्टेंस टू द AC कंपोनेंट। देयरफॉर द एम्पलीट्यूड्स ऑफ AC कंपोनेंट्स आर रिड्यूस्ड बाय द चोक and the AC component bypassed by the capacitor. इसी वजह से AC कंपोनेंट कम हो जाता है और हमें आउटपुट में DC कंपोनेंट मिलता है। यहाँ पे क्या लिखा है, AC कंपोनेंट बाईपास हो जाता है, निकल जाता है। द रिपल फैक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोड रेजिस्टेंस बट इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन L एंड C। जो रिपल फैक्टर है इसका वो इंडिपेंडेंट ऑफ लोड रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, बट जैसे ही L और C इंक्रीज होंगे वैसे ही वो इंक्रीज हो जाता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। एडवांटेजेस, द करंट फ्लोज कंटिन्यूअसली विच इंक्रीजेज द इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। यहाँ पे करंट कंटिन्यूअस फ्लो में रहता है। It gives better voltage regulation than capacitor input filter. The ripple factor is independent of load resistance. The inductor may be replaced by resistor for light load. हम इंडक्टर को रेजिस्टर में रिप्लेस कर सकते हैं फॉर लाइट लोड। डिसएडवांटेजेस है कि साइज बड़ी है इंडक्टर की, कॉस्ट ज़्यादा लगती है और एक्सटर्नल फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इंडक्टर। The LC filter used in high power rectifier, multiple LC filters or the use of pi filter improve the filtering process, but voltage regulation generally poor. ये फिल्टर हाई पावर रेक्टिफायर में यूज़ करते हैं, मल्टीपल फिल्टर्स यूज़ करते हैं तो फिल्टरिंग प्रोसेस इम्प्रूव होता है, बट वोल्टेज रेगुलेशन पुअर होता है इसमें। ये था पूरा LC फिल्टर यानी कि कैपेसिटर इंडक्टर जो कंबाइन है उसका फिल्टर के बारे में। RC फिल्टर यानी कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन।
अब इस फिल्टर में हम देख सकते हैं कि रेक्टिफायर को पैरेलल में C यानी कि कैपेसिटर कनेक्टेड है और सीरीज में R कनेक्टेड है। इस फिल्टर में जो LC फिल्टर के डिसएडवांटेजेस है वो ओवरकम करने के लिए L के जगह पे R लगाया हुआ है, यानी कि इंडक्टर के जगह पे रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। यहाँ पे जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो 10 टाइम्स लेस होता है रेजिस्टेंस से, यानी कि रेजिस्टेंस इज एटलीस्ट 10 टाइम्स ग्रेटर देन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिपल इज a drop across the series resistor instead of across RL। यहाँ पे जो रिपल ड्रॉप होता है वो रेजिस्टर के अक्रॉस होता है। Each section reduced the ripple by a factor of at least 10, therefore AC component are removed by this filter। अब हर एक R के जगह पे रिपल जो है वो कम होते जाता है, यानी कि एटलीस्ट 10 के फैक्टर्स से कम होता है, 10 के मल्टीपल्स में कम होता है। इसीलिए एंड तक यानी कि लोड करंट तक आते आते जो AC कंपोनेंट है वो ऑलमोस्ट रिमूव हो जाता है। This type is suitable only for light load, that is small load current, large load resistance। लाइट लोड के लिए ये टाइप का फिल्टर यूज़ करते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है जो कि है पुअर वोल्टेज रेगुलेशन, क्योंकि ये बहुत लंबी चेन है। लॉस ऑफ DC वोल्टेज अक्रॉस ईच आर। रिक्वायर्ड एडिक्वेट वेंटिलेशन टू कंडक्ट अवे द हीट प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर। यहाँ पे रजिस्टर की वैल्यू बड़ी होती है तो हीट भी ज़्यादा होती है और ये ऑलमोस्ट 10 टाइम्स रिपल रिड्यूस करता है और उसी वजह से हमें प्रॉपर वेंटिलेशन की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से यह है RC फिल्टर की वर्किंग। DC पावर सप्लाईज में जो DC पावर की ब्लॉक डायग्राम है उसमें नेक्स्ट कंपोनेंट है जो कि है वोल्टेज रेगुलेटर्स। अब ये वोल्टेज रेगुलेटर्स होता क्या है और वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है वो हम अब स्टार्ट करेंगे। A DC power supply with transformer, rectifier and filter provide DC supply, but it is not a complete power supply because of its poor regulation. This is known as an unregulated power supply। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो DC पावर सप्लाई होता है जो कि हमें ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर और फिल्टर से मिलता है, यानी कि ये पूरी जो ब्लॉक डायग्राम है DC पावर सप्लाई की उसमें से जो पहले 3 ब्लॉक्स है उससे जो हमें पावर सप्लाई मिल रहा है वो कंप्लीटली रेगुलेटेड नहीं होता है। उसमें कुछ अनवांटेड कंपोनेंट्स या फिर वोल्टेज इम्बैलेंस होता है तो उसका रेगुलेशन भी पुअर हो जाता है। इसी वजह से वो अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई कहलाता है। DC आउटपुट वोल्टेज varies with load RL or load current IL and it also varies with mains fluctuation। जो आउटपुट वोल्टेज है वो जैसे ही लोड करंट वेरी करेंगे या फिर लोड वेरी करेंगे तो चेंज हो जाता है, और जब मेंस में यानी कि मेन पावर लाइन में फ्लक्चुएशन आते हैं तब भी चेंज होता है। A regulated DC power supply maintain the output voltage constant irrespective of AC mains and load variations, known as regulated power supply। अब यहाँ पे मेन वर्किंग क्या है इसका, तो जो हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलने वाला है वो एक कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए होगा। अगर उसमें कुछ फ्लक्चुएशंस आ गए तो हमारा जो डिवाइस है या फिर जो भी हमने लोड लगाया है जैसे मिक्सर, रेफ्रिजरेटर, वो डैमेज हो सकता है। सो वो ना होना चाहिए, इसीलिए हमें उसे कांस्टेंट सप्लाई देना होता है। हमारे जो पुराने फ्रिज होते थे उस पर हम एक स्टेबलाइज़र लगाते थे। आजकल तो सारे डिवाइसेस में इनबिल्ट स्टेबलाइज़र आता है। तो वो किस लिए होता है कि वो एक कांस्टेंट आउटपुट देते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेटर का काम वही होता है। वोल्टेज रेगुलेटर ऐसा पावर सप्लाई देता है कि अगर हमारे मेन लाइन में या फिर कहीं पे भी अगर फ्लक्चुएशन आ गए तो भी वो कांस्टेंट ही हमें पावर आउटपुट में देगा। अब पावर सप्लाई की कुछ ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि है लोड रेगुलेशन, लाइन रेगुलेशन, रिपल रिजेक्शन, आउटपुट इम्पिडेंस, ओवर वोल्टेज और ओवरलोड प्रोटेक्शन। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है लोड रेगुलेशन।
तो लोड रेगुलेशन एग्जैक्टली होता क्या है? द चेंज इन आउटपुट वोल्टेज व्हेन द लोड करंट चेंजेस फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। जो भी हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है यहाँ पे वी आउट में, वो चेंज होता है, उसमें हमें कुछ चेंज दिखता है जब लोड करंट, जो आई एल लोड करंट है, वो मिनिमम टू मैक्सिमम हो जाता है। उसमें मिनिमम से यानी नीचे से लेके वो ऊपर चला जाता है। सो इस चेंज को लोड रेगुलेशन कहते हैं। इट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। हमेशा लोड रेगुलेशन को परसेंटेज में डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यह है पावर सप्लाई, यहाँ से ये आई एल मिनिमम जा रहा है। जब ये मिनिमम होता है तब यहाँ पे हमें वी नो लोड और जो आर एल है वो होता है ज़ीरो। बट जहाँ पे जब आई एल मैक्सिमम होता है तब आर एल मिनिमम होता है और यहाँ पे मिनिमम आर एल होता है। सो यहाँ पे जो वी आउटपुट है वो वी फुल लोड होता है। बेसिकली लोड रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है वी नो लोड माइनस वी फुल लोड, क्योंकि हमें मिनिमम टू मैक्सिमम का डिफरेंस, सो यहाँ पे आई एल मिनिमम है तब है वी एन एल यानी कि वी नो लोड, और आई एल मैक्सिमम है तब है वी फुल लोड। सो वी नो लोड माइनस वी फुल लोड डिवाइडेड बाय वी नो लोड। अब वी नो लोड मतलब आउटपुट वोल्टेज विथ नो लोड और ओपन सर्किट, और फुल लोड मतलब आउटपुट वोल्टेज विथ फुल लोड। सो परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला आता है वी नो लोड माइनस वी फुल लोड डिवाइडेड बाय वी नो लोड इनटू 100। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे कि फॉर इंस्टेंट इफ नो लोड वोल्टेज इज 10 वोल्ट एंड इट ड्रॉप्स टू 9.8 वोल्ट व्हेन द लोड इज फुल, देन परसेंट लोड रेगुलेशन होता है 10 माइनस 9.8 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है कि नो लोड इज 10 वोल्ट और इट ड्रॉप्स टू 9.8 वोल्ट, यानी कि जब फुल लोड हो जाता है तब ये होता है वोल्टेज। सो 10 माइनस 9.8 डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ेगा इनटू 100, जो कि आता है 2%। तो यहाँ पे लोड रेगुलेशन हो गया 2%। इस तरह से हम लोड रेगुलेशन कैलकुलेट करते हैं। तो हमें ये जो लोड रेगुलेशन का फॉर्मूला है, ये परसेंट वाला, ये हमें हमेशा याद रखना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक बात याद रखनी है कि लोड रेगुलेशन क्या होता है, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, इतना हमें याद रखना है। लाइन रेगुलेशन, अब ये लाइन रेगुलेशन क्या होता है? सो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ वेरिएशन ऑफ मेन्स लाइन सप्लाई। जो मेन पावर सप्लाई होता है, मेन लाइन होता है, उसमें जो वेरिएशन होता है वो इस लाइन से हमें, इस लाइन रेगुलेशन से स्पेसिफाई होता है। इट टेल्स अस अबाउट चेंज इन आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय अ पावर सप्लाई व्हेन लाइन एसी सप्लाई वेरीज फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। जब एसी सप्लाई जो होता है पावर लाइन का, वो मिनिमम से मैक्सिमम वेरी होता है, तब आउटपुट में क्या चेंज होता है, वो जो दिखाता है वो है लाइन रेगुलेशन। इसे सोर्स रेगुलेशन भी कहा जाता है और ये भी परसेंटेज के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं। द चेंज इन आउटपुट वोल्टेज फॉर स्पेसिफाइड रेंज ऑफ अ लाइन वोल्टेज, ये है इसकी एक बेसिक मिनिमाइज्ड डेफिनेशन। सो परसेंट सोर्स रेगुलेशन का फॉर्मूला है सोर्स रेगुलेशन अपॉन नॉमिनल वोल्टेज इंटू 100। SR इज इक्वल टू SR अपॉन NV इंटू 100, इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। सो सोर्स रेगुलेशन कैसे निकालते हैं? V आउटपुट मैक्सिमम माइनस V आउटपुट मिनिमम। अब एक एग्जाम्पल के ज़रिए देखेंगे। तो जब पावर सप्लाई, अब यहाँ पे दो पावर सप्लाई है A और B। सो पावर सप्लाई A है वो 2 वोल्टेज का चेंज दिखा रहा है और B में 0.05 वोल्टेज का चेंज, और लाइन चेंजेस बाय 100 वोल्ट। सो यहाँ पे क्या होता है, अब A का जो है, जब लाइन जब 100 वोल्ट से चेंज हो रही है तब पावर सप्लाई जो है A का वो 2 वोल्ट से और B का 0.05 वोल्ट से चेंज हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पुअर लाइन रेगुलेशन इन A,
क्योंकि उसका जो वोल्टेज का चेंज है वो ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो इसका इससे बेटर है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है बेटर लाइन रेगुलेशन। सो जो जब लाइन में चेंज हो रहा है तब जो पावर सप्लाई का चेंज है वो जितना मिनिमम होता है उतना ही रेगुलेशन जो होता है लाइन का वो अच्छा होता है, और जितना ज़्यादा होगा उतना ही पुअर होता है, खराब होता है। इस तरह से हम लाइन रेगुलेशन को मेजर करते हैं। व्हाट इज आउटपुट इम्पिडेंस? आउटपुट इम्पिडेंस Z0 से डिनोट करते हैं। आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ अ रेगुलेटेड पावर सप्लाई इज वेरी स्मॉल एट लो फ्रीक्वेंसी। हमारा जो रेगुलेटेड पावर सप्लाई है यानी कि जो फाइनल आउटपुट होगा उसका आउटपुट इम्पिडेंस स्मॉल होगा जब फ्रीक्वेंसी लो होगी। यानी कि इससे हमें यह समझ में आता है कि फ्रीक्वेंसी को आउटपुट इम्पिडेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आउटपुट इम्पिडेंस के लिए फॉर्मूला है आर आउट इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू आर आउट डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बीटा। बीटा ये फीडबैक फैक्टर है यहाँ पे। सो आउटपुट इम्पिडेंस डिक्रीजेस, बीटा इज निगेटिव फीडबैक। जब आउटपुट इम्पिडेंस कम होता है तब बीटा जो है वो निगेटिव फीडबैक की तरह काम कर रहा होता है। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, द यूज ऑफ वोल्टेज फीडबैक रिड्यूसेस द आउटपुट इम्पिडेंस। Regulated power supplies have typical output impedance in milliohm. So यहाँ पे ये बोला है कि ये इक्वेशन हमें क्या बताता है? यूज़ ऑफ अ वोल्टेज फीडबैक, यानी कि जो हमने यहाँ पे बीटा फीडबैक फैक्टर लगाया है वो जो है उसका यूज़ करने से आउटपुट इम्पिडेंस जो है वो रिड्यूस हो जाता है, और जो रेगुलेटेड पावर सप्लाईज में आउटपुट इम्पिडेंस जो है वो मिली ओहम में होता है। इस तरह से आउटपुट इम्पिडेंस को कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूला से, और फीडबैक की वजह से वो लो होता है। नेक्स्ट है रिपल रिजेक्शन। इवन इफ फिल्टर हैज रिड्यूस्ड द रिपल, स्टिल सम अनवांटेड एसी कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट in the output of the power supply. After regulated circuit which measured in terms of RR यानी कि रिपल रिजेक्शन। सो हमने यहाँ पे जो फिल्टर लगाया हुआ होता है वो किस लिए लगाते हैं हम, कि हमें जो अनवांटेड एसी कंपोनेंट्स है जो रिपल्स है उसको कम कर देना होता है और एक स्मूथ रेगुलेटेड पावर सप्लाई चाहिए होता है। सो ये सब करने के बाद भी कुछ रिपल रह ही जाता है आउटपुट में, तो वो जो मेजर करते हैं उसे रिपल रिजेक्शन कहते हैं। और रिपल रिजेक्शन का यूनिट है डेसिबल यूनिट्स, यानी कि डी और कैपिटल बी, इसमें हम उसे कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे। एंड रिपल रिजेक्शन ऑफ 40 डेसिबल मीन्स दैट आउटपुट रिपल इज 100 टाइम्स स्मॉलर देन द इनपुट रिपल। यहाँ पे रिपल रिजेक्शन कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि है रिपल रिजेक्शन इन डेसिबल्स इज इक्वल टू 20 log टू द बेस 10 रिपल रिजेक्शन। सो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे रिपल रिजेक्शन 40 डेसिबल्स दिया है तो यहाँ पे हम 40 लिखेंगे इस जगह पे, और 20 log 10 टू द रिपल रिजेक्शन। तो हमें ये रिपल रिजेक्शन निकालना है। सबसे पहले अब हम ये 40 को इस तरह से मल्टीप्लाई, यानी कि इसके इस तरह से पार्ट्स करेंगे कि ये जो 20 है वो हम कैंसिल कर देना है, इस इक्वेशन को इजी बना देना है। सो 2 × 20 इज इक्वल टू 20 log ऑफ रिपल रिजेक्शन टू द बेस 10। ये 20 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा इक्वेशन 2 इज इक्वल टू log ऑफ रिपल रिजेक्शन टू द बेस 10। अब जब log को हम रिमूव करते हैं तो इक्वेशन आता है रिपल रिजेक्शन इज इक्वल टू 10⁻²। ये जो लॉग है वो लॉग जब लेफ्ट हैंड साइड को आएगा तो ये 10 जो है वो 10 यहाँ पे आ जाएगा और ये 2 उसको पावर में चला जाएगा। ये लॉगरिदम की प्रॉपर्टी है, आप सभी को पता ही होंगी। सो रिपल रिजेक्शन इज इक्वल टू 10² इज इक्वल टू 100। इस तरह से हम रिपल रिजेक्शन निकालते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है रिपल रिजेक्शन निकालने का, वो आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है ओवर वोल्टेज और ओवरलोड प्रोटेक्शन. In power supply, due to the overloading, a large current flows which may damage it. पावर सप्लाई में जब ओवरलोडिंग होती है, ओवर मतलब क्या कि जो ज़रूरत है उससे ज़्यादा. जब भी ओवरलोडिंग होती है तब ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होता है, और जब भी ज़्यादा करंट फ्लो होता है तब वो किसी भी चीज़ को डैमेज कर सकता है. Overloading can occur due to the short circuit or negligible load resistance. शॉर्ट सर्किट की वजह से या फिर निग्लिजिबल लोड रेजिस्टेंस की वजह से ओवरलोडिंग हो सकती है, यानी कि कम लोड रेजिस्टेंस की वजह से. इन सम पावर सप्लाईज प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड अगेंस्ट टेम्पररी ओवरलोड. करंट लिमिटिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर दिस पर्पज. पावर सप्लाईज में इस ओवरलोड के अगेंस्ट प्रोटेक्शन यूज़ किए जाते हैं, और करंट लिमिटिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर दिस पर्पज. करंट लिमिटिंग एक टेक्निक है जो कि ओवरलोड प्रोटेक्शन में यूज़ की जाती है. व्हाट इज जीनर रेगुलेटर? अब यहाँ पे नाम से ही पता चलता है कि हमने यहाँ पे जीनर डायोड यूज़ किया है. अब जीनर डायोड क्यों यूज़ किया है, जीनर डायोड का एक्चुअल वर्किंग क्या है और उसका यहाँ पे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है वो हम देखेंगे. यह है जीनर डायोड का IV ग्राफ, यानी कि IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनर डायोड. यह है जीनर डायोड का सिंबल. यहाँ पे ये हमारा एक नॉर्मल डायोड ही होता है, बट जो नॉर्मल डायोड होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है और जीनर डायोड जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है. इसकी डोपिंग ज़्यादा होती है. ये जीनर डायोड का जो IV ग्राफ है वो किस तरह से 3 रीजन में है और वो रीजन का क्या इम्पोर्टेंस है वो हम देखेंगे. जीनर डायोड का वर्किंग 3 रीजन में होता है: फॉरवर्ड रीजन, लीकेज रीजन, ब्रेकडाउन रीजन. सबसे पहले आता है फॉरवर्ड रीजन. अब ये जो फॉरवर्ड रीजन है इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये जो यहाँ का नी पॉइंट या फिर ये जहाँ से ये मुड़ रहा है वो पॉइंट से जीनर डायोड जो है वो नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करने को चालू करता है. अब नेक्स्ट रीजन होता है लीकेज रीजन. तो लीकेज रीजन में क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 0 से लेके ब्रेकडाउन वोल्टेज तक, यहाँ तक ये पूरा पार्ट जो है वो लीकेज रीजन में आता है. अब लीकेज रीजन में जो करंट होता है वो बहुत ही कम होता है और उसे लीकेज करंट या फिर रिवर्स करंट कहा जाता है. लीकेज रीजन का इतना ही है. और उसके बाद होता है ब्रेकडाउन रीजन. अब यहाँ पे हम ब्रेकडाउन रीजन में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो करंट है वो बढ़ रहा है बट वोल्टेज जो है वो सेम है. तो ये जो रीजन है ये यहाँ पे हमें इस रेगुलेटर में यूज़ करना है, यानी कि हमें यहाँ पे बेसिकली क्या चाहिए, रेगुलेटेड पावर सप्लाई. तो रेगुलेटेड यानी कि हमें एक कांस्टेंट V आउटपुट चाहिए जब करंट कम या ज़्यादा हो रहा है. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ब्रेकडाउन रीजन है यहाँ पे इसमें जब करंट बढ़ रहा है तब भी जो वोल्टेज है वो सेम ही है बट करंट जो है वो डिफरेंट है. तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जो ये जीनर डायोड है वो हमें रिवर्स्ड बायस में कनेक्ट करना होगा. अब यहाँ पे क्या लिखा है, शंट रेगुलेटर सर्किट वेयर जीनर डायोड इज कनेक्टेड इन शंट विथ इनपुट एंड आउटपुट. यानी कि यहाँ पे जो ये जीनर डायोड है वो जो अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई और जो आउटपुट है उसके बीच में होता है और शंट में कनेक्टेड होता है. It regulates the output voltage by drawing less or more current through itself, connected between output of filter and load. It drops appropriate voltage across the series resistance, यानी कि इस सीरीज रेजिस्टेंस के अक्रॉस. यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो ऑलवेज इक्वल टू जीनर डायोड का वोल्टेज होता है, क्योंकि ये दोनों जो है वो शंट में कनेक्टेड है, पैरेलल में है. तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज हमें आउटपुट में भी मिलेगा. अब ये जो जीनर रेगुलेटर का सर्किट है वो सर्किट कुछ जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई करना चाहिए. जैसे कि पहले मैंने बताया था, जीनर डायोड मस्ट बी कनेक्टेड इन रिवर्स बायस. इट मस्ट बी ऑफ सफिशिएंट पावर रेटिंग.
The current through the zener should be above knee point and below Imax. Input voltage should be greater than the zener breakdown voltage. अब हम इसका वर्किंग देखेंगे। तो सबसे पहले वर्किंग में क्या आता है कि यहाँ पे जो दो फॉर्मूलाज है वो हमें यूज़ करने हैं। एक होता है KVL, दूसरा है KCL। और ये जो यहाँ पे हम फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे वो आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस जीनर रेगुलेटर में। अब ये है हमारी जीनर रेगुलेटर की डायग्राम। अब इसमें सबसे पहले हम KCL अप्लाई करेंगे। तो KCL कहाँ पे अप्लाई करेंगे? ये जो पॉइंट है यहाँ पे। तो जब हम यहाँ पे KCL अप्लाई करेंगे तो KCL में क्या होता है, इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटपुट करंट। सो यहाँ पे देखो इनपुट में कितने आ रहे हैं, IS। सो IS हमने यहाँ पे लिख लिया। दूसरा है IL और IZ जो कि आउटपुट में है। तो यहाँ पे क्या आएगा, IS इज इक्वल टू IL प्लस IZ। ये हो गया हमारा KCL का इक्वेशन। अब यहाँ पे दूसरा हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो कि है KVL। तो KVL कैसे हम अप्लाई करेंगे? KVL हम इस फर्स्ट वाले लूप को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे है VS, RS, IS और VZ। तो अब देखो जब हम इधर से इधर जाएंगे तो ये है माइनस, ये है प्लस। तो यहाँ से यहाँ आएगा प्लस VS। अब ये जो RS, IS है तो यहाँ पे होता है प्लस, यहाँ पे होता है माइनस। तो अब यहाँ पे आएगा माइनस IS RS, माइनस IS RS। और यहाँ पे देखो यहाँ पे कैसे है कि हमने इसको रिवर्स्ड बायस में कनेक्ट किया है, इसीलिए ये होता है पॉजिटिव, ये होता है निगेटिव। तो यहाँ पे भी आएगा माइनस VZ इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे और IS की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, तो IS इज इक्वल टू VZ माइनस VS अपॉन RS। ये हो गया हमारा सेकेंड फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। टू फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन लोड वोल्टेज। यहाँ पे दो फैक्टर्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो हमारे आउटपुट वोल्टेज पे अफेक्ट करते हैं, वो हमें याद रखने हैं। सबसे पहले आता है इफेक्ट ऑफ सप्लाई वोल्टेज वेरिएशन और दूसरा है इफेक्ट ऑफ लोड करंट वेरिएशन, यानी कि वोल्टेज वेरिएशन और करंट वेरिएशन का इफेक्ट देखना है। सो इफेक्ट ऑफ सप्लाई वोल्टेज वेरिएशन। If there is increase in input voltage Vs, the current through the Zener diode increases and the load current remain constant. So यहाँ पे पहली केस क्या दी है, जब हम सोर्स वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तब IS इंक्रीज होता है, IZ इंक्रीज होता है और IL कांस्टेंट। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि हमें जो आउटपुट चाहिए वो कांस्टेंट चाहिए। सो जीनर डायोड हमने देखा था कि जीनर डायोड में करंट कितना भी बढ़े चाहे कम हो, बट वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट है। तो इस तरह से हम यहाँ पे प्रॉपर्टी ये यूज करेंगे। तो सोर्स वोल्टेज जब इंक्रीज होता है तब सोर्स करंट इंक्रीज होता है। सो यहाँ पे IZ का करंट इंक्रीज या फिर डिक्रीज करके हमें यहाँ पे IL को हमेशा कांस्टेंट रखना है। इसीलिए अब ये इंक्रीज हो गया तो इसे भी हम इंक्रीज कर देंगे तो IL कांस्टेंट रह जाएगा, तो आउटपुट में हमें कांस्टेंट मिलेगा। अब नेक्स्ट केस में क्या किया है उन्होंने, सोर्स वोल्टेज को डिक्रीज किया है तो IS भी डिक्रीज हो गया, तो ये डिक्रीज हो गया तो हमें ये भी कम कर देना है और ये इसको कांस्टेंट मेंटेन करना है। इस तरह से इफेक्ट ऑफ सप्लाई वोल्टेज वेरिएशन, ये जो फैक्टर है वो हमने देखा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ लोड करंट वेरिएशन। When there is a reduction in load resistance, current IL increases, IZ decreases by the same percentage. So यहाँ पे पहली केस क्या है कि जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है वो डिक्रीजेस, सो IL इंक्रीजेस। अब अगर IL इंक्रीज हो गया तो IZ को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो सोर्स करंट है वो कांस्टेंट रखना है। सो इस तरह से RL डिक्रीजेस, IL इंक्रीजेस और IZ डिक्रीजेस। अब उसका अपोजिट, जब RL इंक्रीज होगा तो IL डिक्रीज और कांस्टेंट रखना है सोर्स को, इसीलिए
IZ इंक्रीजेस IL डिक्रीजेस। इस तरह से हम करंट वेरिएशन और वोल्टेज वेरिएशन को मेंटेन करते हैं और आउटपुट में एक कांस्टेंट वोल्टेज और करंट को लाते हैं। ये था पूरा जीनर रेगुलेटर का वर्किंग और जीनर रेगुलेटर किस फैक्टर्स से अफेक्ट होता है और हमें यहाँ पे जीनर डायोड क्यों यूज़ करना है इसके बारे में। ट्रांजिस्टरॉइड वोल्टेज रेगुलेटर। व्हाट इज ट्रांजिस्टरॉइड वोल्टेज रेगुलेटर? तो नाम से ही पता चलता है कि हम इसमें ट्रांजिस्टर्स यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ ए डिस्क्रीट सर्किट, नेगेटिव फीडबैक टेक्निक इज एम्प्लॉयड। यहाँ पे जो वर्क होता है वो नेगेटिव फीडबैक टेक्निक से होता है। दिस सर्किट इज ऑल्सो नोन एज सीरीज रेगुलेटर। ये एक बेसिक डायग्राम है जिसमें कौन से एलिमेंट्स कहाँ पे रखे जाते हैं वो दिखाया गया है। तो यहाँ पे सीरीज पास एलिमेंट होता है और यहाँ पे एरर एम्पलीफायर यानी कि जो फीडबैक सर्किट है वो, ये इनपुट वोल्टेज, ये आउटपुट वोल्टेज, और यहाँ पे एक रजिस्टर होता है। ये है ट्रांजिस्टरॉइड सीरीज रेगुलेटर जो कि मेन सर्किट है। अब यहाँ पे देखो, दो रजिस्टर्स है और दो ट्रांजिस्टर्स है। ये T1 ट्रांजिस्टर कौन सा है? सीरीज पास ट्रांजिस्टर, इट इज अ कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। T2 ट्रांजिस्टर इज अ एरर एम्पलीफायर, गिव्स नेगेटिव फीडबैक। R1 और R2 वोल्टेज डिवाइडर टू टेक सैंपल वोल्टेज फ्रॉम आउटपुट, R1 और R2। ZD यानी कि ये जो जीनर डायोड है वो प्रोवाइड रेफरेंस वोल्टेज। R3 टू कीप जीनर वोल्टेज कांस्टेंट। R4 जो है वो होता है कलेक्टर रेजिस्टेंस फॉर ट्रांजिस्टर T2। और V इनपुट इज अ अनरेगुलेटेड DC इनपुट वोल्टेज। अब हम इसकी वर्किंग देखेंगे, बट उससे पहले हमें कुछ रिलेशंस और कुछ इक्वेशंस देखने हैं जो कि इस वर्किंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला है कि व्हेन ट्रांजिस्टर बेस वोल्टेज इंक्रीजेस द कलेक्टर वोल्टेज डिक्रीजेस। सेकेंड है द आउटपुट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एट दैट इंस्टेंट वोल्टेज डिवाइडर R1 R2 make some changes at the base of T2 यानी कि VB2। जब आउटपुट इंक्रीज और डिक्रीज होता है तब ये जो वोल्टेज डिवाइडर हमने R1 R2 लगाया है वो कुछ चेंजेस करता है बेस में, ट्रांजिस्टर 2 के बेस में। T1 is in series with input and output, hence known as series pass element. ट्रांजिस्टर 1 को सीरीज पास एलिमेंट बोलते हैं बिकॉज इट ड्रॉप्स वोल्टेज VCE टू मेक द रिक्वायर्ड चेंज इन आउटपुट वोल्टेज। सो अगर हम वहाँ पे KVL अप्लाई करेंगे तो क्या आता है? V आउटपुट इज इक्वल टू V इनपुट माइनस VCE। और ये इक्वेशन हमें याद रखना है, आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फोर्थ है transistor to compare the sample voltage produced across R2 with Zener voltage and makes appropriate changes in VB of transistor 1 so that T1 makes VCE drop accordingly। अब ये क्या बोला है कि ट्रांजिस्टर टू कंपेयर द सैंपल वोल्टेज प्रोड्यूस्ड अक्रॉस R2। ट्रांजिस्टर 2 जो है वो फीडबैक की तरह काम कर रहा है। तो वो क्या करता है, जो सप्लाई वोल्टेज आ रहा है R2 को, उसका कुछ सैंपल लेता है और फिर वो फर्स्ट ट्रांजिस्टर को भेजता है। वो कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे। और हम जो हमारा वोल्टेज रेगुलेटर है, जो रेगुलेटेड आउटपुट है, वो इस एक्शन की वजह से मिलता है। वो कैसे, वो देखते हैं अब। सबसे पहले केस 1 में क्या है? व्हेन द आउटपुट वोल्टेज इंक्रीजेस द वोल्टेज अक्रॉस R2 इंक्रीजेस सिंस इट इज कपल्ड टू द T2। यानी कि ये जो R2 है वो हमने
जो ट्रांजिस्टर सेकंड है उसको लगाया है। उसकी वजह से VB2 यानी कि ट्रांजिस्टर 2 का बेस वोल्टेज इंक्रीजेस एंड VB1 डिक्रीजेस। ये इंक्रीज होता है, जब हम डायग्राम में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम देखो, जब ये जो VB2 है और ये VB1, जब ये VB2 इंक्रीज होता है तो VB1 डिक्रीज होता है। हमने ये देखा था, जब बेस वोल्टेज बढ़ता है तो कलेक्टर वोल्टेज, ये VB1 जो है वो इसका बेस है बट इसका कलेक्टर है, तो ये डिक्रीज हो जाएगा और इसकी वजह से जो VCE है वो इंक्रीज होता है और हमें जो आउटपुट मिलता है वो डिक्रीज हो जाता है। Output voltage of power supply normally increases due to either increase in the line voltage or sudden change in load current to a minimum value. अब सेकेंड केस क्या है, जब V आउटपुट डिक्रीज होता है यानी कि ये आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, तब VB2 जो है वो डिक्रीज होता है और VB2 की वजह से जो VC2 वो इंक्रीज हो जाता है। VC2 इंक्रीज हो गया तो VB1 इंक्रीज होता है, अगेन VCE डिक्रीज हो जाएगा और आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज होता है आउटपुट और हमें रेगुलेटेड पावर सप्लाई मिलता है। यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर T2 के ज़रिए फीडबैक एक्शन होती है और हमें हमेशा एक कांस्टेंट रेगुलेटेड आउटपुट यहाँ से मिलता है। पावर ट्रांजिस्टर, अब अभी हमने देखा कि सर्किट जो है वो आउटपुट से सैंपल वोल्टेज लेता है, T2 को जाता है, फिर वो T1 को जाता है और फिर से हमें एक रेगुलेटेड आउटपुट मिलता है। यहाँ पे वही दिया है, सर्किट टेक्स सैंपल वोल्टेज फ्रॉम आउटपुट विद द हेल्प ऑफ T2 एंड प्रोवाइड्स फीडबैक टू T1. T1 compensates VCE drop to keep V output constant. So, series pass transistor provide load current through itself. Its power dissipation becomes too high. So यहाँ पे क्या होता है कि आउटपुट से ही हम एक कुछ पार्ट लेते हैं, T2 को देते हैं, फिर T1 को देते हैं। तो सीरीज पास ट्रांजिस्टर जो है वो लोड करंट जो है वो खुद ही से ले रहा है। सो यहाँ पे डिसिपिएशन जो है वो खूब ज़्यादा होता है। इट गेट्स हीटेड ड्यू टू कंटिन्यूअस लोड करंट, सो वो हीट भी हो जाता है। इन सम सिचुएशन दिस पावर डिसिपिएशन प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय यूजिंग ट्रांजिस्टर्स इन सर्टेन फैशन नोन एज डार्लिंगटन पेयर। सो ये जो पावर डिसिपिएशन का प्रॉब्लम है वो किस किस सर्किट में, कई सर्किट्स में डार्लिंगटन पेयर से सॉल्व किया जाता है। यानी कि वो एक ट्रांजिस्टर्स का पार्ट है, अलग से वो ट्रांजिस्टर कनेक्टेड होते हैं, वो एक अलग पार्ट है। इट कीप्स बोथ द ट्रांजिस्टर इन एक्शन सो दैट मिनिमम हीट इज प्रोड्यूस्ड अक्रॉस ईच अदर। अब यहाँ पे और एक बात हमें याद रखनी है कि कभी कभी अगर ओवर करंट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया तो डैमेज हो सकता है ट्रांजिस्टर और सर्किट भी। तो उसके बारे में अब हम देखेंगे। करंट लिमिटिंग एक्शन, प्रीवियस सर्किट हैज़ नो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। जो अभी हमने सर्किट देखा है उसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं था। इफ़ बाय मिस्टेक the output terminals of regulated circuit get shorted, it passes very large current known as short circuit current, produces very large heat across transistor and may damage. This is due to lack of current limiting action. अगर आउटपुट टर्मिनल्स शॉर्ट हो गए या फिर अगर ओवर करंट पास हो गया, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास हो गया, तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, डैमेज हो सकता है सर्किट। और ये क्यों होता है? क्योंकि करंट लिमिटिंग एक्शन वहाँ पे नहीं दी हुई है। सो ऐसे शॉर्ट सर्किट ना हो, सर्किट डैमेज ना हो, इसीलिए सर्किट में कुछ ऐड किया है और वो अब हम देखेंगे, जो एक मॉडर्न और रेगुलेटेड सर्किट है विथ करंट लिमिट। ये है वोल्टेज रेगुलेटर विथ करंट लिमिट। यहाँ पे T3 थर्ड ट्रांजिस्टर ऐड किया है विथ RSC, एक रेजिस्टेंस, शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस।
RSC शॉर्ट सर्किट resistor value, VBE minimum drop across RSC to make T3 on, और IL maximum load current of short circuit current. So यहाँ पे ये जो T3 है वो ऐड किया है सर्किट को डैमेज से बचाने के लिए. When circuit is delivering normal load current, T3 is off. जब सर्किट में नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा होता है तब ये ऑफ रहता है, इसका कुछ भी काम नहीं होता. बट जब ओवर करंट हो जाता है, एक जो लिमिटेड वैल्यू है उससे ज़्यादा हो जाता है, तब T3 कंडक्ट होता है. और उस टाइम क्या होता है, एक्सेस लोड करंट फ्लोज थ्रू RSC और व्हेन शॉर्ट सर्किट टेक्स प्लेस अक्रॉस द आउटपुट. ये जो RSC है उससे जो एक्सेस लोड करंट है वो पास कराते हैं और इस एक्शन से हम ये सर्किट को डैमेज से बचा सकते हैं. यहाँ पे जो VBE है उसका जो वोल्टेज होता है वो 0.6 वोल्ट होता है. RSC इज इक्वल टू VBE अपॉन IL मैक्स. IL मैक्स को शॉर्ट सर्किट करंट भी बोलते हैं, इसीलिए VBE अपॉन ISC और VBE की वैल्यू है 0.6, सो 0.6 अपॉन ISC. सो RSC इज इक्वल टू 0.6 अपॉन ISC. अब इसका वर्किंग क्या है, तो जब शॉर्ट सर्किट होता है या फिर इंक्रीज होता है लोड करंट, तब RSC का जो करंट है वो इंक्रीज होता है. वोल्टेज ड्रॉप बिकम्स ग्रेटर देन 0.6 वोल्ट. और जब ये करंट इंक्रीज हो जाएगा तब वोल्टेज ड्रॉप 0.6 से ज़्यादा हो जाएगा और उस वजह से थर्ड ट्रांजिस्टर ऑन होगा. और जब थर्ड ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा तब कलेक्टर करंट लेगा वो R3 से और VB ऑफ थर्ड ट्रांजिस्टर इंक्रीज हो जाएगा. और इसकी वजह से फिर से वही पहली वाली बात, VC डिक्रीज होगा, फिर VB1 डिक्रीज हो जाएगा, VCE1 इंक्रीज हो जाएगा और आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा. इस तरह से ये जो थर्ड ट्रांजिस्टर लगाया है वो इस पूरे सर्किट को एक्सिस करंट या फिर शॉर्ट सर्किट से बचाता है. और इस तरह से ये जो ट्रांजिस्टरॉइड वोल्टेज रेगुलेटर है वो वर्क करता है. 3 टर्मिनल IC रेगुलेटर्स. अभी तक हमने जीनर रेगुलेटर और ट्रांजिस्टरॉइड वोल्टेज रेगुलेटर देखा है. ये थर्ड टाइप ऑफ रेगुलेटर है जिसमें हम एक IC का यूज़ करने वाले हैं. सबसे पहले हम इसके कुछ एडवांटेजेस देखेंगे जो कि इस IC रेगुलेटर में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें बताते हैं. सो यहाँ पे हम जो IC यूज़ करने वाले हैं उसके लिए हमें सिर्फ 3 पिंस की ज़रूरत पड़ेगी और साइज़ भी बहुत छोटी होती है. ये प्लास्टिक और मेटल दोनों में अवेलेबल है विथ स्टैंडर्ड पिन कॉन्फ़िगरेशन. ईजी टू यूज़ एंड नो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड. ये 100 मिली एम्पियर से 5 एम्पियर तक का लोड करंट सप्लाई कर सकता है. Available in different voltage configurations like IC LM109, LM304, 78XX सीरीज़. XX यानी कि यहाँ पर अलग अलग नंबर्स होंगे, ये एक सीरीज़ IC है. Used for fixed as well as variable voltage power supply. Some ICs which provide positive as well as negative output voltage. यानी कि यहाँ पे कई ICs ऐसी है जो हमें पॉजिटिव आउटपुट भी देंगी और निगेटिव आउटपुट भी देंगी. और हम यहाँ पे एक ऐसी IC बना सकते हैं जो कि डुअल पावर सप्लाई के लिए यूज़ कर सकते हैं. और उसका कंस्ट्रक्शन भी हम आगे देखेंगे, वहाँ पे 2 ICs हम यूज़ करेंगे. अब ये है LM317 IC का एक मॉडल और ये है IC 7805. यहाँ पे हीट सिंक होता है और 3 पिंस है ये. तो एक होती है ग्राउंड, आउटपुट और इनपुट. ये 3 पिंस के नाम है अनरेगुलेटेड इनपुट वोल्टेज, रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज और एक होती है ग्राउंड के लिए. अब हम ये जो 3 पिन IC है उसकी फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम देखेंगे.
सबसे पहले ये ब्लॉक डायग्राम देखो, इसमें यहाँ पे हमने ये V इनपुट दिया है जो कि पिन 1 है, V आउटपुट है जो कि पिन 2 है, और जो कॉमन है जो ग्राउंड है वो पिन 3 है। यहाँ पे हम एक सीरीज पास ट्रांजिस्टर का ब्लॉक यूज़ करते हैं, एक करंट लिमिट एंड थर्मल शटडाउन होता है, और एक एम्पलीफायर होता है जिसको V रेफरेंस एक टर्मिनल है और दूसरा टर्मिनल यहाँ पे R1 और R2 के बीच में है। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज पिन 1 को है जो कि अभी मैंने बताया था। IC has an internal series pass transistor that handles specified load current more than 1.5 एम्पियर। सो ये जो IC है इसको इंटरनली एक सीरीज पास ट्रांजिस्टर होता है जो कि इस ब्लॉक में दिखाया गया है, और वो 1.5 एम्पियर से ज़्यादा का जो लोड करंट है वो हैंडल कर सकता है। हीट सिंक इज प्रोवाइडेड टू अवॉइड डैमेज टू द इंटरनल ट्रांजिस्टर ड्यू टू एक्सेस हीटिंग। जब ये रेगुलेटर वर्क कर रहा होता है तब इसके वर्किंग में कभी कभी बहुत ज़्यादा हीटिंग हो जाता है और उसकी वजह से इसके जो कंपोनेंट्स है वो डैमेज हो सकते हैं। तो वो डैमेज ना हो इसीलिए हीट सिंक दिया गया है। हीट सिंक यानी कि सम टाइप ऑफ AC बोल सकते हैं या फिर कूलर बोल सकते हैं, उस टाइप में हीट सिंक है यहाँ पे। इंक्लूड्स थर्मल शटडाउन एंड करंट लिमिट सर्किट which provides protection from excessive power dissipation। यहाँ पे एक थर्मल शटडाउन और करंट लिमिट का एक ब्लॉक दिया है। ये ब्लॉक इसलिए है कि जब एक्सेसिव पावर डिसिपिएशन होता है उससे हम इसका प्रोटेक्शन कर सकते हैं, इस सर्किट का वोल्टेज रेगुलेटर का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। थर्मल शटडाउन मतलब क्या? इट ऑटोमेटिकली मेक्स IC ऑफ व्हेन इट्स इंटरनल टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई। जब 175 डिग्री से ज़्यादा इंटरनल टेम्परेचर हो जाता है इस रेगुलेटर का तब थर्मल शटडाउन हो जाता है, यानी कि IC जो है ये यहाँ पे जो हम IC यूज़ कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली वर्किंग करना बंद हो जाती है, ऑफ हो जाती है, और इस तरह हम इसे डैमेज से बचा सकते हैं। द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज ड्रिवन बाय इंटरनल रेफरेंस वोल्टेज। ये जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होता है वो इंटरनल रेफरेंस वोल्टेज से वर्क करता है, और द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंटरनल वोल्टेज डिवाइडर विच इज प्रेजेंट टू गिव एनी ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट वोल्टेज। सो यहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज जो है वो इंटरनल वोल्टेज डिवाइडर से मिलता है, और यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स के आउटपुट वोल्टेजेस मिलते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं, जैसे कि 5, 6, 10, 12, 15, 18, 24 वोल्ट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो कि ये वोल्टेज अब कैसे हमें समझ में आएगा कि ये IC ये वोल्टेज प्रोड्यूस करती है, ये IC इतना वोल्ट प्रोड्यूस कर रही है। तो उसके लिए भी एक सिंपल तरीका है। सो जब भी IC का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तब उसका जो नाम है वो इस तरह से लिखा जाता है, जैसे कि LM340-6। तो यहाँ पे जो ये 6 है वो 6 वोल्ट होता है, और LM340 जो है वो उस IC का नाम होता है। अगर यहाँ पे 5 होगा तो 5 वोल्ट की होंगी वो, 10 होगा तो 10 वोल्ट की होंगी। ये जो 3 पिन IC है उसके कुछ टाइप्स भी है, जैसे कि फिक्स्ड और वेरिएबल। 3 पिन IC रेगुलेटर के 2 टाइप्स है, फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर्स और वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर्स। तो सबसे पहले हम फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर स्टार्ट करेंगे। उसमें भी फर्स्ट हम LM340 सीरीज़ देखेंगे। ये IC स्टैंडर्ड वोल्टेज सीरीज़ रेगुलेटर के लिए है। आउटपुट वोल्टेजेस यहाँ पे हमें 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18 और 24 वोल्ट्स के मिलते हैं। सो हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि LM340-5, LM340-6, यानी कि ये 5 वोल्ट की है, ये 6 वोल्ट की है, इस तरह से, और ये सारे पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेजेस हैं। Series gives fixed positive outputs with load current capacity of 1.5 एम्पियर, यानी कि इसकी जो लोड करंट है इसका वो है 1.5 एम्पियर का।
इनपुट वोल्टेज रिक्वायरमेंट इज़ 2 to 3 वोल्ट ग्रेटर देन आउटपुट वोल्टेज, यानी कि ये जो हमारा यहाँ पे फिक्स्ड आउटपुट वोल्टेज है, अगर यहाँ पे 6 होगा तो 6 से ज़्यादा होना चाहिए इनपुट वोल्टेज, 10 होगा तो 10 से ज़्यादा होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए LM3405 IC के लिए हमें 7 वोल्ट मिनिमम लगेगा और 20 वोल्ट मैक्सिमम आउटपुट चाहिए होगा। If input is less than 7 volt, then it stops regulating, known as brownout. जब भी 7 वोल्ट से कम हम इनपुट देते हैं तब ब्राउन आउट हो जाता है और जो आईसी है, जो हमारा रेगुलेटर है, वो वर्क करना बंद कर देता है। अगर इनपुट ज़्यादा हो गया तब भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पे हीटिंग हो जाता है और मालफंक्शनिंग हो जाता है। यानी कि हमें जो इनपुट है उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है और वो जो बताई हुई लिमिट है उसके बीच में ही चाहिए। अगर कम हो गया तो भी वो बंद हो जाता है, ज़्यादा हो गया तो डैमेज हो जाता है या फिर हीट हो जाता है। ये LM3401 यानी कि 12 वोल्ट का आईसी का एक डायग्राम है जहाँ पे कैपेसिटर्स भी यूज़ किए हैं और ये एक फिक्स्ड वोल्टेज के लिए है। यहाँ पे डीसी इनपुट है जो कि पिन 1 को है, ये ग्राउंड है थर्ड वाली पिन और सेकेंड पिन से हम आउटपुट ले रहे हैं। और ये दूसरी डायग्राम है जहाँ पे LM34012 यानी कि 12 वोल्ट के लिए ही है ये भी, बट यहाँ पे R1 और R2 रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं। अब यहाँ पे R2 जो है वो वेरिएबल रेजिस्टर है। सो इस वाली जो आईसी है, ये जो रेगुलेटर बनाया है, इससे हम एडजस्टेबल और वेरिएबल दोनों टाइप्स के आउटपुट वोल्टेजेस ले सकते हैं। यहाँ पे भी फर्स्ट वाली पिन को इनपुट दिया है, सेकेंड को आउटपुट और थर्ड यहाँ पे कनेक्टेड है। सो पिन 1, यहाँ पे जो ये पिन 1 है कनेक्टेड टू इनपुट अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज। पिन 2 यूज्ड टू गेट रेगुलेटेड डीसी आउटपुट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और पिन 3 connected to the common ground. In some cases, capacitor C1 and C2 connected with these ICs, जैसे कि यहाँ पे C1 और C2 कनेक्ट किया है to get better performance. C1 is equal to 0.22 माइक्रोफेराड, C2 is 0.1 माइक्रोफेराड और ये C1 C2 को बाईपास कैपेसिटर्स कहा जाता है। यहाँ पे C1 का काम क्या होता है, इट प्रिवेंट्स ऑसिलेशन, और C2 क्या करता है, इम्प्रूव्स ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। इस तरह से ये C1 और C2 इस जो आईसी, ये जो रेगुलेटर है, उसका परफॉर्मेंस और बेटर कर देता है। नेक्स्ट वोल्टेज रेगुलेटर है जो कि है LM320 सीरीज़। ये भी एक फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर है और ये सिमिलर टू LM340 जो हमने पहले देखा है उसके जैसा ही है। डिज़ाइन फॉर निगेटिव रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज विथ फिक्स्ड टाइप। ये इसमें से हमें निगेटिव रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज मिलता है। LM340 से हमें पॉजिटिव मिलता है और 320 से निगेटिव मिलता है। सो ये कैसे लिखते हैं अब, जैसे कि हम LM340 में लिख रहे थे उसी टाइप से LM320 5, बट यहाँ पे 5 जो है वो निगेटिव 5 वोल्ट है। हमें ये नंबर याद रखना है, जब 340 है तब पॉजिटिव आउटपुट है और 320 में निगेटिव आउटपुट है। लोड करंट कैपेसिटी इज 1.5 एम्पियर, हैविंग हीट सिंक एंड करंट लिमिट एंड थर्मल शटडाउन फैसिलिटी। सेम पहले जैसा था 340 में, उसी तरह से। We can regulate positive and negative both voltages by making combination of LM340 and LM320. सो यहाँ पे ये जो दो आईसी है वो कॉमन कनेक्ट की है और इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन से हम एक स्प्लिट सप्लाई एप्लीकेशन बना रहे हैं। सो इसमें से हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आउटपुट सेम टाइम में मिलेंगे। सो इसके लिए जो LM340 का फर्स्ट पिन है और LM320 की थर्ड पिन है उसे इनपुट दिया गया है और दोनों आईसी की जो सेकेंड पिन है उससे हमने आउटपुट लिया है। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव आउटपुट मिलता है और यहाँ पे निगेटिव आउटपुट मिलता है। इस तरह से हम ड्यूअल आउटपुट बना सकते हैं यूजिंग दिस टू आईसीज। अब नेक्स्ट टाइप है वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर।
तो वेरिएबल मतलब हम वोल्टेज कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके लिए आईसी यूज़ की है LM317। एडजस्टेबल रेगुलेटर लाइक LM338, LM350, ये जो तीनों आईसीज है वो तीनों ही वेरिएबल वोल्टेज के लिए यूज़ की जाती है। बेटर लाइन रेगुलेशन, लोड रेगुलेशन एंड रिपल रिजेक्शन। सो इसमें सारी चीज़ें ही इम्प्रूव हो जाती है। इट कैन बी यूज्ड विदाउट फिल्टर कैपेसिटर इन रेक्टिफायर सर्किट। इसके लिए हमें फिल्टर कैपेसिटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये इसकी डायग्राम है जहाँ पे ये एक ब्रिज रेक्टिफायर जैसा है और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया है, ये आईसी है और यहाँ पे R2 R1 जो है वो रेजिस्टर्स है, जहाँ पे R2 जो है वो वेरिएबल रेजिस्टर है और हमने यहाँ पे आउटपुट लिया है। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है 1.25 इन ब्रैकेट 1 + R2/R1। अब इस आईसी के इस टाइप के रेगुलेटर के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि एडजस्टेबल पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज 1.25 से लेके 37 वोल्ट तक, मैक्सिमम लोड करंट 1.5 एम्पियर, लाइन रेगुलेशन ऑफ 0.01% ओनली। फॉर 1 वोल्ट इनपुट चेंज इट चेंजेस 0.0001 वोल्ट, या फिर इसे हम 0.1 मिली वोल्ट भी लिख सकते हैं। लोड रेगुलेशन होता है 0.1% और रिपल रिजेक्शन इज 80 डेसिबल। इस तरह से इस वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर में बहुत ही इम्प्रूवमेंट होती है और हम इसे भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये था टोटल 3 पिन आईसी के दोनों टाइप्स, उसमें के सब टाइप्स, कौन कौन सी आईसी हम इसमें यूज़ करते हैं। स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई को शॉर्ट फॉर्म में SMPS ऐसे कहा जाता है। स्विच मोड पावर सप्लाई, it is a modern technique of producing DC voltage than any other conventional method. The main disadvantage of a series regulator is large power dissipation in the pass transistor. Therefore, bigger heat sinks are required to remove the heat. To overcome this problem, SMPS is a technique to design a very light, small and low power dissipating regulating circuit. अभी तक हमने जीनर रेगुलेटर, ट्रांजिस्टर वोल्टेज रेगुलेटर, आईसी रेगुलेटर, ये 3 टाइप के रेगुलेटर देखे। उसमें भी हम एक रेगुलेटेड डीसी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे थे, बट उसमें क्या होता है, पावर डिसिपिएशन बहुत ज़्यादा होता है और उसके लिए हमें बहुत बड़े बड़े हीट सिंक्स लगाने पड़ते हैं। जैसे ही हम बड़े हीट सिंक लगाएंगे तो उसको जगह ज़्यादा लगेंगी, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएंगी। ज़्यादा बड़े रेटिंग्स के लिए हम ये यूज़ नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए SMPS एक टेक्निक डिज़ाइन की गई है जो कि वेरी लाइट, स्मॉल एंड लो पावर डिसिपिएटिंग रेगुलेटिंग सर्किट है। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो हम ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं वो स्विच जैसे काम करता है। A string pulse drives the base of the pass transistor. When base voltage high, transistor is saturated. When base voltage low, transistor is cut off. Practically, when transistor is operated as a switch, it dissipates very small power. अब ये सब का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो आपको जब हम वर्किंग देखेंगे तब पता चल जाएगा। यहाँ पे हम पल्सेस यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर को चलाने के लिए और यहाँ पे ट्रांजिस्टर जो है वो स्विच जैसे वर्क करता है। स्विच जैसे मतलब वो कोई कंडीशन को ऑन रहता है, कोई कंडीशन को ऑफ रहता है। और जब प्रैक्टिकल में जब ट्रांजिस्टर ऑपरेट होता है तब वो पावर डिसिपेट करता है, बट बहुत ही कम अमाउंट में होती है क्योंकि कोई भी ट्रांजिस्टर आइडियल नहीं होता है। ये है स्विच मोड पावर सप्लाई की ब्लॉक डायग्राम, जिसमें यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है जो कि NPN ट्रांजिस्टर है। ये इंडक्टर है, डायोड, कैपेसिटर, इतने कंपोनेंट्स लगाए हैं। यहाँ पे एक पल्स जनरेटर है जो कि एक फीडबैक सर्किट है और यहाँ से ये V इनपुट है जो कि ट्रांजिस्टर को है और यहाँ से हमें आउटपुट मिल रहा है। वर्किंग देखेंगे।
V input is applied to the switching transistor. Switching transistor operated by pulse generator at rapid rate about 20 kHz frequency. सो ये जो ट्रांजिस्टर है वो पल्स जनरेटर के ज़रिए ऑपरेट किया जाता है। पल्स जनरेटर यानी कि ये जो फीडबैक सर्किट है उसके ज़रिए ये ट्रांजिस्टर ऑपरेट हो रहा है। उसकी फ्रीक्वेंसी है 20 kHz. Pulses are connected to the switching transistor. Its base voltage is rapidly changed between high and low. यहाँ पे हम ये जो पल्स है, यहाँ पे जो आप स्क्वायर वेव दिख रही है, इस तरह की पल्स हम इसको देते हैं और ये लो हाई ये रैपिडली चेंज होती रहती है। व्हेन बेस वोल्टेज इज लो यानी कि जब ये नीचे वाली पल्स लो पल्स होंगी तब ट्रांजिस्टर इज इन कट ऑफ और इमीटर जो है वो लो होगा। जब बेस वोल्टेज हाई होगा यानी कि यहाँ से हाई पल्स जाएंगी तब ट्रांजिस्टर जो है वो सैचुरेटेड होगा और वो क्लोज स्विच के जैसे वर्क करेगा। अब यहाँ पे डायोड क्यों होता है? डायोड इज कनेक्टेड टू द सर्किट टू अवॉइड इंडक्टिव किकबैक। अब ये इंडक्टिव किकबैक क्या होता है? तो यहाँ पे जो ये डायोड लगाया है और यहाँ पे इंडक्टर लगाया है, जब भी इंडक्टर में से करंट पास होगा तो वो ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। अब अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जितना वो लेता है उतना वो अपोजिट में जाता है, यानी कि जो लेता है वही देता है। सो जब भी यहाँ पे करंट जाएगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी और यहाँ पे बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो वो जो बैक ईएमएफ है वो इस सीरीज ट्रांजिस्टर को डैमेज कर सकता है। इसी वजह से हमने यहाँ पे डायोड लगाया है टू अवॉइड दिस इंडक्टिव किकबैक। इंडक्टर विथ कैपेसिटर फॉर्म द फिल्टर सर्किट टू फिल्टर chopped DC into fine smooth DC output with very small ripples. सो यहाँ पे इंडक्टर कैपेसिटर एक फिल्टर सर्किट के जैसे वर्क करता है। जो भी हमें यहाँ से डीसी आउटपुट मिल रहा है उसे एक फाइन स्मूथ डीसी आउटपुट में कन्वर्ट करता है और यहाँ से हमें आउटपुट मिलता है। प्रोड्यूसेस आउटपुट बाय एडजस्टिंग द ड्यूटी साइकिल ऑफ अ स्क्वायर वेव। सो ये जो स्क्वायर वेव यहाँ से यहाँ जा रही है उसकी जब हम ड्यूटी साइकिल एडजस्ट करेंगे उसी तरह से हमें यहाँ पे आउटपुट भी रेगुलेटेड मिलेगा और उसी तरह से उसकी वैल्यू कम ज़्यादा होती रहेगी। आउटपुट वोल्टेज फेड बैक टू द पल्स जनरेटर इन ऑर्डर टू कंट्रोल ड्यूटी साइकिल एंड स्विचिंग टाइम ऑफ द सीरीज ट्रांजिस्टर। आउटपुट वोल्टेज फेड बैक टू पल्स जनरेटर। ये जो आउटपुट वोल्टेज है वो हम पल्स जनरेटर को एक बैकअप की तरह से देते हैं और उससे क्या होता है, ड्यूटी साइकिल कंट्रोल होती है और स्विचिंग टाइम भी कंट्रोल होता है। सो यहाँ से जो आउटपुट मिलता है अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा होगा या फिर ज़रूरत से कम होगा तो जब भी हम यहाँ से ये बैकअप देते हैं पल्स जनरेटर के ज़रिए, जैसे ही आउटपुट ज़रूरत से ज़्यादा हो या कम हो उस तरह से ड्यूटी साइकिल मैनेज हो जाती है, कम ज़्यादा होती है और हमें फिर से एक रिक्वायर्ड आउटपुट मिलता है। इस तरह से ये फीडबैक सर्किट काम करता है। ड्यूटी साइकिल इज इक्वल टू ऑन टाइम डिवाइडेड बाय टोटल पीरियड और वी आउटपुट का फॉर्मूला है ड्यूटी साइकिल इनटू वी इनपुट। अब यहाँ पे दो केसेस बनती हैं, जब आउटपुट ज़्यादा हो और जब आउटपुट कम हो। तो जब आउटपुट ज़्यादा हो जाता है तो अब हमने देखा था अभी कि फीडबैक सर्किट है वहाँ पे, तो वो पल्स जनरेटर को आता है। जब आउटपुट ज़्यादा है तो हमें ड्यूटी साइकिल कम करने की ज़रूरत है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो आउटपुट ज़्यादा हो गया तो ड्यूटी साइकिल कम हो जाती है और जो ट्रांजिस्टर है वो ऑन हो जाते हैं बट शॉर्ट पीरियड के लिए और हमें फिर से रिक्वायर्ड आउटपुट मिलता है, यानी कि ज़्यादा हो गया था आउटपुट वो एक डिजायर्ड वैल्यू पे आ जाता है, यानी कि डिक्रीज हो जाता है। अब अगर आउटपुट कम हो गया तो फिर से फीडबैक सर्किट के ज़रिए ड्यूटी साइकिल इंक्रीज हो जाती है और ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है ज़्यादा टाइम के लिए।
और रिक्वायर्ड जो आउटपुट है वो हमें मिलता है, यानी कि आउटपुट ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यही बात हम एग्जाम्पल से देखेंगे अब। तो ये देखो, यहाँ पे V इनपुट दिया है 20 वोल्ट, D इज इक्वल टू 0.25, ड्यूटी साइकिल 0.25। तो V आउटपुट इज इक्वल टू D इंटू V इनपुट, तो 0.25 इंटू 20 हो गया 5 वोल्ट। तो ये है हमारा डिजायर्ड आउटपुट जो कि हमें हमेशा चाहिए। अगर यहाँ पे V इनपुट इंक्रीज हो गया, 20 से 25 हो गया, तो जो आउटपुट है वो 6.25 हो गया, तो ये इंक्रीज हो गया, 5 से 6.25 हो गया। तो हमारी फर्स्ट केस क्या थी, जब आउटपुट इंक्रीज हो जाता है तो हमें ड्यूटी साइकिल कम करनी होती है। तो फीडबैक सर्किट को ये पता चल जाएगा और ड्यूटी साइकिल 0.25 से लेके 0.2 हो जाएंगी। जब 0.2 हो गई तो फिर से हमें 5 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट है। इस तरह से ये सर्किट काम करता है और ट्रांजिस्टर यहाँ पे स्विच जैसा काम करता है। Nowadays, ready chips are available for SMPS. एग्जाम्पल है IC Micro A78540, जिसे यूनिवर्सल रेगुलेटर चिप कहा जाता है। तो ये SMPS जो है वो चिप में अवेलेबल है। This chip includes an oscillator, comparator, series pass transistor, reference voltage, op-amp and other circuits. अब इस SMPS के कुछ एडवांटेजेस है, वो है ये बल्कि नहीं होता, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। इन सीरीज रेगुलेटर फॉर लार्ज लोड करंट, लार्ज पावर डिसिपिएशन, बट इन SMPS transistor is used as high speed switch, so power used efficiently. तो अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि सीरीज रेगुलेटर में लोड डिसिपिएशन, पावर डिसिपिएशन ज़्यादा है, तो हमें ज़्यादा बड़े हीट सिंक यूज़ करने पड़ते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो SMPS में क्या होता है, ट्रांजिस्टर स्विच जैसे वर्क करता है और पूरी पावर जो है वो इफ़िशिएंटली यूज़ होती है। लार्ज एंड हेवी मेंस ट्रांसफॉर्मर इज नॉट रिक्वायर्ड। Safety devices are used to provide protection against overload and short circuit. At same time, two different voltages can be obtained. तो हम यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप्स के वोल्टेजेस ऑब्टेन कर सकते हैं सेम टाइम पे। इस तरह से ये टोटल SMPS का वर्किंग, एडवांटेजेस और ये क्यों वाइडली यूज़ किया जाता है उसके बारे में था। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स या क्वेरीज हो तो आप ज़रूर पूछो। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलो। थैंक यू।